सही बोल रहे हैं, गलत बोलते तो क्या यूपी की भारत की जनसंख्या 137 करोड़ हो गई रहती। बहुत दिक्कत है भैया जनसंख्या से। आप लोग पढ़े लिखे हो यार। बहुत हो गया दो। अगर बाई दी वे अगर दो से बढ़ना है यार तो तीन के आगे मत जाइयो भाई, बहुत भयानक हो जाता है। दो सबसे अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि कोई भी चीज़ की एक तो हल्का सा एक एक्सेप्शनल छूट दे देना चाहिए, तो भैया तीने रखो। लेकिन गांव की मेंटेलिटी जो है, तीन लड़का को कहता है सब तीने को बड़ा सन। हाँ तरीके गांव में पाँच छः तो नॉर्मल होता है, समझे सर। दो शादी है रे बकलोलवा, नरक में मर जाएगा तू। लव जिहाद बैन होने जा रहा है यार। अरे यार बैन हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है यार। देखो एक बात बताते हैं, प्यार करने वाले जो लड़का लड़की होते हैं ससुरा पागल होता है सब। हम देखे हैं यार, कई कई को हमरे से ज़्यादा देखा है, कोचिंग में मार हो जाता है। तो लव हो या कुछ हो, जो इस ससुरा कबो ख़त्म होने वाला नहीं है। कौन कानून है? 5 साल का कानून है। अब जरा सोचो तुमको किस तरह से, अगर किसी लड़की को लेके तुम भाग जाते हो ना, तो भी 5 साल का कानून है। उसी को कह दिया गया है कि दूसरे धर्म की लेके भागोगे तभी 5 साल का कानून। भैया बात बराबर है, ये कोई नया कानून नहीं है। किसी लड़की को जबरदस्ती लेके भाग के अगर आप शादी कर लेते हो और वो बयान दे देती है कि नहीं आपने हमें भगाया है, तो आप 5 साल का फुर्सत। और अभी जो नया कानून आ रहा है उसमें भी यही बात है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आ गया? इसमें सबसे जरूरी है, कानून से कुछ नहीं होगा। हर घर की लड़कियों को, आप में जितनी लोग क्लास कर रही हैं या आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, अपनी बहनों को ये बताइए कि यार किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म में लव करके मुंह मरैला बिना जरूरत क्या है भैया। 75 जगह अपना घर से रहो ना। पिताजी से कह दो कि भाई पिताजी हमारे लिए 100 गो लड़की का लिस्ट लाइएगा, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। लड़की है तो आप कह दीजिएगा पिताजी देखिए हम पढ़ाई में कोई दो राय नहीं करेंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, नाम रोशन करेंगे, लेकिन पसंद से हम अपने लड़का अपने हिसाब से शादी करेंगे। कर लेना यार। लेकिन आजकल के लड़का लड़की को, ससुरन को कॉलेज जाता है सब, फिजिक्स समझ में आए ना आए लेकिन प्यार समझ में आता है। लड़की सबको, लड़कियां कम होती हैं सब ससुरी सब, मुस्कुरा के चल जाएंगी से। इनको लगता है कि इनको ये ऐसे आते नहीं, लोल कहीं। अब हद हो जाता है लोल पंथी का कि कोई लड़की किसी लड़का से शादी के लिए राजी हो जाती है, उसका नामो न पूछती है, और बकलोल उसको झूठा नाम बना के बेवकूफ़ बना देता है। ये तो हमको लगता है कि एक तरह से हम तो कहते हैं कि ठीक है, मतलब लव जिहाद ठीक नहीं है, लेकिन एक तरह से ये तो एकदम सरासर गलत है। लेकिन जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे के जाती हैं और जब उनको धोखा मिलता है तो लोग तकलीफ़ करते हैं कि ओ हो इसको धोखा दे दिया। हम बात इस पे कहते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ के ज़बरदस्ती भाग के ब्याह कर लेती हैं, तो अरे यार तुम अपने माँ बाप के 20 साल के प्यार को धोखा दे सकती हो, तो कोई तुम्हारे 2 साल के प्यार को क्या करेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, धोखा देना, अपना नाम छुपाना, अपनी पहचान छुपाकर किसी को ऐसे दे देना, तो इसके लिए 5 साल की जो सज़ा है बहुत कम है। इन सालों को 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होना चाहिए। खैर चलिए इसे बात आते हैं। लेकिन फिर भी आप खुद समझिए, समझदार हैं, इससे कानून से ज़्यादा हमें अपनी नैतिकता पे ध्यान देना चाहिए। ससुरा सब ब्याह करेगा सब, नौकरी का कोई ठीक नहीं है। मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है? यूएनडीपी बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक। आपको पता है मानव विकास सूचकांक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने दिया था। किसने दिया था? महबूबुल हक। आगे बढ़े। मृत्युंजय यादव कह रहे हैं कि सर आप दिल जीत लिया हमको, आप वही से लव हो गया। देखो भाई साहब, एक याद रखना ना, एक माँ बाप से, टीचर से, ये चीज़ होती है ना, ये एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है। आई जो तू कॉलेज वॉलेज में लड़की उड़की को चक्कर में करता है ना, ये सब तो हम तू इतना गरम गरम खाना खैले ना, लहसुन प्याज, ये सब क्या होगा? प्यारे ना होगा। सादा खाना खाओ। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? सादा खाना खाते थे। सादा नहीं खाएगा सो तो आसाराम हो जाएगा सब। चलो ध्यान दे। अगला क्वेश्चन, हिंदू विकास दर का संबंध किससे? देखिए, हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है कि नहीं? तो हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू विकास दर। ये द हिंदू पेपर आता है ना, तो उससे है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है?
सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन वर्तमान में कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन वर्तमान समय में कौन करता है? वर्तमान समय में CSO करता है। वर्तमान समय में CSO। समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू लोग। ये इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं पूछता है, आपका डीप से नहीं पूछता है, वो SSC डीप से ज़्यादा पूछती है। तो जैसा पूछता है हम उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ज़्यादा डीप से इकोनॉमिक्स इसमें नहीं पूछता है, दरोगा वगैरह में। हाँ, CGL वगैरह का एग्जाम दीजिएगा ना, तो इकोनॉमिक्स एकदम उसमें हुमच के पूछता है। उसका जो इकोनॉमिक्स रहता है एकदम हुमचौआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है भैया? तृतीय सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का है। किसका है? टर्सरी सेक्टर का। देखिए, प्राथमिक सेक्टर उसे कहते हैं जो हमें गॉड ने दिया है। किसने दिया है? गॉड, यानी प्रकृति ने दिया है। बिना नेचर यानी बिना प्रकृति के आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे खेती, छत्ते पे खेती करिएगा क्या? गमला में खेती करके परिवार पाल लेंगे? नहीं ना, तो 100 पीस में रह जाएगा। और वो भी नेचुरल चीज़ है, मिट्टी कहाँ से लाएंगे? प्रकृति ने न दिया है कि कहीं से आता है कि टाटा का मिट्टी है, हाँ, रिलायंस की भैंस है? नहीं, जो चीज़ नेचर से मिला है, गाय भैंस मुर्गी मुर्गा मच्छर, ये मच्छर को तो कोई पालता नहीं है, बत्तख, मछली पालन, खेती करना, कोयला निकालना, समुद्री मछली पकड़ना, पेट्रोलियम निकालना, ये सब प्रकृति ने दिया। आप बस निकाल रहे हैं। दूध दूहना क्या वो प्रकृति ने दिया है? आप थोड़ा ना उसको चाहिए बटन दबेंगे दूध बन जाओ खत्म हो जाए, नहीं होगा। जो प्रकृति पर निर्भर रहता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ससुरा अच्छा चीज़ नहीं होता है। जैसे दूध उतना नहीं है, लेकिन दूध से घी बना दीजिए, मक्खन बना दीजिए, कुछ और बना दीजिए। कपास ही तो कपड़ा मिलता है रुई की तरह, इसको मशीन में ले जाके एकदम मस्त फर्स्ट क्लास शर्ट बना दीजिए। तो जहाँ कहीं भी फैक्ट्री लग गया, जहाँ कहीं भी क्या हो गया? फैक्ट्री यानी निर्माण चालू हो गया, निर्माण, तो वो क्या हो गया? निर्माण चालू हो गया, तो वो हो गया आपका द्वितीयक सेक्टर। कौन हो गया? द्वितीयक सेक्टर। अब तृतीयक देखिए, जहां कहीं व्यापार होने लगा यानी पैसा, मनी का लेन देन चालू हो गया, वो हो गया तृतीयक सेक्टर। मनी का लेन देन तृतीयक सेक्टर। जैसे आलू उगाएं, प्राथमिक सेक्टर। आलू को छान के पकौड़ी बना दिए, तो छना रहा है तो फैक्ट्री ना है, तो यानी छोट फैक्ट्री है, 2 आदमी खाने भर का, तो द्वितीयक सेक्टर। उसको कागज में लेके नमक छिड़क के तन से चटनी एगो मिर्चा लेके दे दिए, लीजिए 5 गो रुपया लाइए। तो जहाँ ये व्यापार का लेन देन हुआ, ये तृतीयक सेक्टर। तो बताओ ना रे भैया, पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा? तृतीयक सेक्टर में ना आएगा, किस में आएगा? तृतीयक सेक्टर। जहाँ पैसा का लेन देन देख लिए तृतीयक सेक्टर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? हम आपसे किस सेक्टर में? तृतीयक सेक्टर में। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में आता है, तो बताइए किस में होगा? टर्सरी सेक्टर में। हाँ बाबू, अभी इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन वगैरह को शामिल नहीं किया जाता है। रीजन क्या है? कि पेंशन आपका अलग से सरकार नहीं देती है। जब आपका इनकम लिया जाता है ना, तो उसी में से PF काट लेती है, बाद में उसी को पेंशन के रूप में दे देती है। पेंशन को नहीं शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन, पलायन का मतलब समझते हैं? तुरंत भाग जाएगा। शीघ्र पलायन का मतलब क्या होता है? तुरंत भाग जाना। शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी मुद्रा जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, शीघ्र पलायन कर जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जिसका डिमांड ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? शीघ्र पलायन। गर्म मुद्रा, उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा, हॉट मनी। क्या कहते हैं? हॉट मनी, हॉट मनी। एग्जाम्पल पे समझिए, अभी खान सर का बुक लॉन्च हो गया न्यूमेरिकल का, और उसका फिजिक्स का आएगा। लड़का सबको पता है कि भैया एगो फिजिक्स पढ़ लो, फिर न्यूमेरिकल पढ़ लो, काम है खत्म। यहाँ से थ्योरी, यहाँ न्यूमेरिकल बना के काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या? हॉट मनी, ये एक तरह का हॉट बुक है। जैसे मार्केट में डंप करेंगे, थोड़ा थोड़ा धड़ 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 बिक जाएगा। आपको पता है कि जितने बुक सेलर थे सब, उससे जो दिल्ली पहुँच गया है सब, जो मेन डंप करता था सब वहाँ पे, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। आधा उठा ले गया अमेजोन वाला वहाँ पे, जहाँ से छपता है वहाँ पे। रीजन क्या? हम लोगों ने बहुत बड़ा मशीन वाले को दे दिए हैं, जहाँ एक ही बार में छापो, तू सोच रहा बड़ा बड़ा रील पे छापो। तो आपको ही पता है, जहाँ बहुत चीज़ का उत्पादन होता है वो रेट सस्ती हो जाती है। इसी वजह से मेरी किताब सस्ती हो गई है। समझे ना?
तो किताब क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। तो वही हुआ है यहाँ पे। तो हमारी जो बुक है वो क्या है, हॉट बुक है, तुरंत निकल जाएगा। कई कई को बुक है तो सर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। तो वैसे ही होता है हॉट मनी। जैसे डॉलर क्या होता है, डॉलर, डॉलर क्या है, हॉट मनी है। बुक नहीं मिल रहा है भागलपुर में, पहुंचा देंगे बाबू। मोतिहारी में भी नहीं मिल रहा है। पटना में डंप किया गया है, आज ही डंप हुआ है पटना में, 2 ट्रक पटना में निकल गया है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश के लिए भी निकला हुआ है। आज आज दिल्ली से हर जगह के लिए निकला है। मंडे तक हर जगह, संडे तक ही पहुँच जाएगा, लेकिन संडे तो छुट्टी रहती है। आगे देखिए, मंडे को ले लेंगे लोग। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए भैया, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, ऑफर देना। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, ऑफर देना। ऑफर का मतलब क्या होता है, सस्ता कर देना। क्या कर देना, सस्ता कर देना। देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। भारत में कोई आदमी जल्दी घूमने ही नहीं आता है। जिसको देखो, स्विट्जरलैंड, रूस, बैंकॉक, लंदन, पेरिस। अरे ससुरा तूने भारत में भी आओ, यहाँ पे घूमो। हमारे यहाँ कोनो घूमे आएगा अंग्रेज तो सब कहेंगे सही दे दे दे, हे गोरका गोरका, वो पिपीड़ी बजाएगा सब। गांव में जानते हैं क्या करता है, एगो डिब्बा ले लेता है और उसमें छेद करके रस्सी रस्सी बांध देता है, खींचेगा तो आवाज करेगा, उसके पीछे करेगा, बेचारा को परेशान कर देता है सब। तो हम आपको बताते हैं एक उपाय। हम यहाँ बैठे बैठे चाहेंगे तो 10 लाख टूरिस्ट को भारत में ला सकते हैं। 10 लाख टूरिस्ट को भारत में बैठे बैठे ला सकते हैं। कैसे पता है? अवमूल्यन से। 10 लाख टूरिस्ट को यूं ले आ देंगे भारत में बैठे बैठे, केवल और केवल अवमूल्यन से। समझ आ गया नहीं आ गया? कैसे बताएं? कैसे नहीं बताएं? बताइए। देखो भैया, हम बताते हैं कैसे। दुनिया में ज़्यादातर देश किस चीज़ का यूज करते हैं? डॉलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डॉलर का। तो अब आप बताओ भैया, दुनिया में जब ज़्यादातर देश डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, तो अभी के सिनेरियो में अगर आप ध्यान देंगे, तो अभी के सिनेरियो में अगर डॉलर को देखते हैं, तो $1 ये होता है लगभग 70 रुपया का। $1 70 रुपया का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम लोग के पास डॉलर है ये नहीं है, तो ससुरा ऊपर पड़ो ना तुम। ससुरा 70 रुपये के हो कि 400 के, हमको क्या मतलब, हम लोग तो रुपया देख रहे हैं, गांधी जी वाला लाल का नोट। तो हम क्या करते हैं? अवमूल्यन करते हैं। हम अमेरिका के लोगों को कहते हैं कि $1 जो है ना, हम 200 रुपया के बराबरी कर देंगे, आ जाइए आप भारत में। अब अंग्रेजवा देखेगा, गरीब से गरीब आदमी क्या देखेगा कि ससुरा अगर हम वहाँ 1000 रुपया सैलरी पा रहे हैं, $1000 भी सैलरी पा रहे हैं, तो ये भारत में जाके ससुरा 200 तो एक का हो जाएगा, 3 गो जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे। बाप रे बाप ससुरा, कितना लाख हो गया देखिए, तो 2 लाख रुपया हो गया। तो 1000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी क्या कहेगा कि रे तोरी का, चलना भारत में चलते हैं। 1000 रुपया देंगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, और 2 लाख रुपया में तो भारत का कोना कोना घूम लेंगे। आप नहीं घूम लेंगे जी 2 लाख में? आराम से यहाँ कोनो लाइन होटल पे बैठ जाइए सड़क के किनारे, 400 में भर पेट खिलाएगा कि पैंट खोल के घूमना पड़ेगा। ससुरा बहुते खाली है यहाँ पे, क्या दिक्कत है यहाँ पर? धड़ाधड़ आएगा सब यहाँ पे। जिसको मन घूमने का कहेगा 1000 में यहाँ का होगा, चल ससुरा भारत में धाए दे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी मुद्रा को कम कर देना। अब कौन नहीं आएगा घूमने? अमेरिका में 1000 ससुरा कहाँ झुझुआ जाएगा पते नहीं चलेगा। जितना बुढ़वा बुढ़वा है सब, और जितना ढचकल पचकल है सब, वो और आएगा सब, कहेगा सब कि 1000 रुपया तो हुआ इलायची दाना में खत्म हो जाएगा, चल भारत चलते हैं, 2 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख में पूरा हिंदुस्तान घूम लेंगे, और 1 लाख में एम्स में इलाजों करा के अब बुढ़ौती में टनटना के चल आएंगे। आई एम फ्रॉम अमेरिका, घूमने गए थे इंडिया। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया नहीं गया? लेकिन इससे घाटा भी हो जाता है ना। इससे घाटा क्या हो जाएगा? देखो बबुआ, घाटा क्या होगा? अगर हमें अमेरिका का कोई सामान खरीदना है जो $1 का था, तो अमेरिका का $1 का जो सामान था वो पहले हमको मिल जाता था 70 रुपया दे के।
लेकिन अगर हम अवमूल्यन कर देंगे टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो वही 1 रुपया का सामानवा अब हमको 200 रुपया में मिलेगा। तो अगर हमें दूसरे से खरीदना नहीं है तो ससुरा अवमूल्यन कर दीजिए, धड़ाम धड़ से भारत में आ जाएगा, सब खूब पैसा भारत में आ जाएगा, धड़ 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 एकदम। समझ में आएगी नहीं? तो भारत को भी अवमूल्यन ऐसा समय करना चाहिए, जितना सामान है सब खरीद उरीद लो, देखो कि खरीद उरीद ली, अब कुछ नहीं खरीदना है, 1 महीना के लिए अवमूल्यन कर दो, धर 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 भारत में आ जाएंगे सब, जाओ घूम घाम के, उसके बाद फिर अपना बढ़ा दो। समझ में आ गया? ये सब निर्मला सीतारमन से होगा? उनको पतो नहीं है ससुरा कि डॉलर हम लोग का है कि रुपया हम लोग का है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा, ये तो डिमोनेटाइजेशन है, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, नहीं अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। बैंक नोट प्रेस, देखिए तो क्या है, बैंक नोट प्रेस, ये कहाँ पे है भैया? बैंक नोट प्रेस ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के देवास में है। और नासिक में क्या है? करेंसी नोट प्रेस है। कहेगा करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। कहाँ पे भैया? देवास में। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है, आरबीआई को नहीं है, वित्त मंत्रालय को है। 1 रुपया का नोट और सिक्का ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, 1 रुपया का नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है, देखिए बैंकों को पता है कि हमारे पास लोन मांगने बहुत लोग आते हैं, बैंकों के पास है हमारा हाई घट गई, हमारा हाउ घट गई, डेली लोग लोन मांगते आते हैं बैंक में। तो बैंक को पता है कि हमसे अगर कोई लोन मांगने आया है तो हम तो उनसे ब्याज लेंगे हुमचौआ, कम से कम ससुरा 10% ब्याज ले लेंगे, ये ससुरा जनता को देता है। लेकिन बैंक के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं रहता है तो आरबीआई के पास जाता है, कहता है चाचा कुछ ब्याज पैसा दे दी ना उधारी, तो आरबीआई कहता है कि हम ब्याज लेंगे, कहता है कितना, तो आरबीआई ले लेता है 6%, तो बैंक कहता है कोई बात नहीं दीजिए दीजिए दीजिए, तो 6% पे आरबीआई से लाता है और जनता को 10% 12% ऐसे देते रहता है। टेंशन खत्म, आरबीआई को भी पैसा, जनता को भी पैसा, बैंक को भी पैसा, इसी पे तो पूरा बैंक चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बैंक आरबीआई से जो पैसा लाते हैं सुनो, तो जो ब्याज चुकाते हैं उसी को कहते हैं बैंक दर। तो बैंक की जमा राशि का स्वीकार करना गलत है, बैंक अपने ग्राहकों को, ये भी गलत है। आरबीआई वाणिज्य बैंक यानी जो बैंक है के विनिमय बिल पर डिस्काउंट करता है। ससुराई में डिस्काउंट की बात कहाँ से आ रही है? आरबीआई ऋण से जमा राशियों को स्वीकार करता है, हाँ यही ऋण इसी ऋण पे लेता है, ऋण मतलब ब्याज, उधार जो देता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, इसको कहा जाता है सेंसेक्स, इसको क्या कहा जाता है? सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। अगला, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हुआ 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं? प्राइवेट से सरकारी कर देना, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। और सरकारी से वापस प्राइवेट कर देना कहा जाता है विनिवेश। जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं? विनिवेश कर रहे हैं, जितना सरकारी था सबको प्राइवेट, और इंदिरा गांधी थी जितना प्राइवेट था सबको सरकारी कर दे रही थी। हम प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, हमारा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो सोचो भागो कान से, सोच रही सरकारी हो गया है। समझ में गया? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा, सरकार हमको सैलरी देगी, कहेगी चुपचाप पढ़ाइए, जितना लड़कों का एडमिशन लिए होगा भगा देंगे आपको, चल जाइएगा। अगला देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है पता है?
औद्योगिक क्रांति, क्रांति का मतलब होता है अचानक किसी चीज का बढ़ जाना। जैसे भारत में भी सूचना की क्रांति हुई, इंटरनेट की क्रांति हो गई 2 बार, एक जियो के आने से, दूसरा लॉकडाउन लगने से। लॉकडाउन लगने से सब लोग ऑनलाइन आ गया, हम भी ऑनलाइन आ गए, हमको भी लोग देख लिए, नहीं तो पटने भर लोग जानते थे, बिहार भर। खैर बिहार में तो सब जानता था, अभी हिंदुस्तान में जितना पढ़ा लिखा लोग है वो जानता है, नहीं जानता है मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। अगला, हाँ आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आरबीआई के ऊपर भी तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। आप अगर ध्यान देंगे तो कपड़ा उद्योग में बहुत लोग लगे हैं। महाराष्ट्र के किसान कपास उगाते हैं, फिर उसको धुनने वाले मशीन में रुई धुना जाता है, तो कोई गद्दा पीट रहा है, तो कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई धागा बना रहा है, कोई रेडीमेड बेच रहा है, कोई केवल थान वाला कपड़ा बेच रहा है, भैया लेके सिलवा लीजिएगा, कोई लेडीज का बेच रहा है, तो कोनो साड़ी बेच रहा है, कोनो दुल्हन का आइटम बेच रहा है, कोनो रुमाल बेच रहा है, कोनो कुछ। ससुरा कपड़ा का बहुत आइटम है, कोनो भैंस का ओढ़ाने का बेच रहा है, कोनो गमछा बेच रहा है, कोनो तो कम मास्क बेच रहा है, तो सब तो कपड़े उद्योग है। सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा उद्योग में लगा हुआ है, सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा, उसके बाद रेलवे में कपड़ा, उसके बाद रेलवे में। हाँ हाँ, आगे देखते हैं लोग। 24 हो गया, 25 नंबर। भारत में जूट, जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन, जूट को हिंदी में क्या कहते हैं, पटसन। पटसन जो होता है ना, मोटा बोरा होता है, ऐसे जब बोरा होता है पटसन होता है, जिसके देखें आलू प्याज भर के आता है पटसन के बोरा में। इधर कहीं है कि नहीं, इधर कहीं नहीं है, नहीं तो दिखाते आपको। ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ा दिया जाता है, आलू प्याज भर के आता है जिस बोरा में, पटसन का, उसी को कहते हैं जूट। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, बिहार के कटिहार वगैरह पूर्णिया कटिहार में ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के लिए, 65%। हमारे यहाँ जहाँ देखिए सड़क खत्म, खाली खेत, दिल्ली से नोएडा और क्या आइएगा पूरा खेत, तो खेत वगैरह भारत में ज़्यादा होते हैं खेती के लिए, 65%, लेकिन 17% टोटल आमदनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल हुई थी, गेहूं और चावल में। हरित क्रांति की शुरुआत जो किया था, देखिए अगर बात करेंगे हरित क्रांति की, तो इससे 3 क्वेश्चन आते हैं हरित क्रांति से, कि हरित क्रांति की शुरुआत में सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति किसने चालू किया, तो वर्ल्ड में हरित क्रांति चालू किया नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के थे लेकिन अमेरिका में बस गए थे। कहेगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो शब्द देने का काम किया था विलियम गार्ड, विलियम गार्ड, विलियम गार्ड। अब उसके बाद आता है कि इंडिया में किसने चालू किया था, तो इंडिया में चालू किया था स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन, नाथन, एस स्वामीनाथन। किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ था, तो इसका फायदा हुआ था पंजाब में। किस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, तो गेहूं और चावल को, गेहूं और चावल को। लॉस किसको हुआ था, निगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ा था, तो दलहन पर, दाल पर, दाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था मेनली, दलहन एक तरह से कहिए तो लॉस में चला गया था। समझ में आया, तो इसमें देखिए कह रहा है किस पे ज्यादा असर पड़ा था, तो गेहूं और चावल पर। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, वर्गीज कुरियन ने इसे चालू किया था। श्वेत
क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था जिसके तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। भारत में दूध देने के लिए सबसे अच्छी गाय मानी जाती है एचएफ गाय, लेकिन इस सूरी सीबीएसई बोर्ड की होती है। सीबीएसई बोर्ड की जितनी भी गाय बकरी घोड़ा घोड़ी लड़का लड़की ये जितना होता है सब सीबीएसई बोर्ड का ना, ये बहुत सुकुआर होता है सब, ये सब ज़्यादा गर्मी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सब यहाँ पे, तो गर्मी में हाँफने लगेगी मुँह खोल के, कुत्ता ऐसा हाँफेगी सब। ये एचएफ गाय, हम लोग की जर्सी जो गाय है सब, जो देसी नस्ल की गाय है सब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब गर्मी में चरते रहेंगे सब, कोई दिक्कत, ठंडा मार देगा इन सबको, बारिश होगा तो भागने लगेगी, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। अब भारत की गाय ठेहुना पर पानी में चुपचाप बैठल रहती है, कोई चारा दे दे चुपचाप टेंशन फ्री, समझा गया। तो ये बहुत अच्छी गाय है, दिन में 3 बार लगती है, मतलब 3 बार दूध दे देती है, 10-10 लीटर करके, दिन भर में 30 लीटर दे देगी, मतलब इसका कर्म फूटल रहेगा तो भी 25 लीटर देगी, लेकिन पगली होती है ससुरा हमेशा एक बीमारे पड़ल रहती है, एक दामाद ऐसा सेवा करना पड़ता है। हम लोग की जो देसी नस्ल की गाय है ससुरा कोई दिक्कत नहीं, घाव होगा चाट के सही कर लेती है। हो गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये सेट मतलब ये इसका लेवल ज़्यादा नहीं है। अरे भैया तो ये बैचो तो दरोगा का है, यूपीएससी का लेवल रहेगा तो यूपीएससी वाला बताएंगे। अदर अब आप भी हैं, छोटा बच्चा के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कहेंगे कि तो छोट छोट दवाई दे रहा है, तो जिस लेवल का एग्ज़ाम रहेगा उसी लेवल का ना क्वेश्चन रहेगा। घोंचू हैं क्या आप? मतलब आपको क्या पूछेगा कि
समीक्षा कीजिए। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं ना है, दरोगा का एग्जाम नहीं देखे हैं? हाँ, भारत का क्षेत्रफल पूछता है कितना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, मुख्य न्यायाधीश, ही सब पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तंबाकू के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जगह आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंदरी, जो तंबाकू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मसालों के लिए पहले केरल था, अभी गुजरात हो गया है। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए है। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और दाल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश, सोया हुआ नहीं, सोयाबीन के लिए सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला, संघ सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? संघ मतलब होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा इनकम किससे होगा? ए भैया एक बात बताओ, कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, सर करोड़ों में कमाती हैं, सर करोड़ों में टैक्स देती हैं सर। तो सरकार क्या कहती है उन लोगों से, कि तुम जितना कमाना उसका 30% हमको दे देना, जिसको कहते हैं निगम कर। निगम कर को कहते हैं कारपोरेट टैक्स। निगम कर या कारपोरेट टैक्स ससुरा 30% है। अब एक बात बताइए, अंबानी ससुरा 1,000 करोड़ कमाता है, 1,000 करोड़ का 30% निकालेंगे तो 300 करोड़ हो जाता है। तो ससुरा उस पर निगम कर ठोक देती है 300 करोड़ का। लो जाओ। तो सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होता है निगम कर से, केंद्र सरकार को। और राज्य सरकार को बिक्री कर से होता है। राज्य सरकार को बिक्री कर से होता है। सबसे ज्यादा किससे होता है? निगम कर से। निगम कर को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, निगम कर हो गया। 33 नंबर का रहा है, भारत में पंचायत योजना अंतिम रूप, पंचवर्षीय योजना का
अंतिम रूप कौन देता है? देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है, पहले तो योजना आयोग बनाती थी, अभी नीति आयोग बनाती है, लेकिन इसमें किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि का भाग नहीं होता है। इसलिए जेन्युइन है कि जब मुख्यमंत्री इसमें भाग नहीं लिए तो मुख्यमंत्री संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग बना देता है, योजना आयोग बना देता है, लेकिन इसे भेज देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या होता है कि हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे हर राज्य के सीएम होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है उसके क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी होते हैं, एलजी। ये लोग, इनसे डिस्कस किया जाता है कि भैया ये जो बनाया है ये सही है या नहीं। तो मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की समस्याओं को बताते हैं। जैसे बिहार कहेगा कि भैया हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, इसको निकालिए। राजस्थान कहेगा हमारे यहाँ पानी नहीं है, भेज दीजिए। महाराष्ट्र कहेगा हमारा सूखा पड़ल रहता है। आसाम कहेगा जंगले हमारे यहाँ। राजस्थान कहेगा हमारे यहाँ पेड़े नहीं होता है। केरला कहेगा हमारे यहाँ लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, लिंगानुपात। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है। तो यहाँ अपनी शिकायतों को दूर करेंगे और फाइनली जो होता है, जो पारित करती है संशोधन करके, वो न्यू डेवलपमेंट काउंसिल ही करती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बढ़े। अरे भैया, करंट अफेयर फॉर यूपीएससी, यूपीएससी का करंट अफेयर दरोगा बैच में कराएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से, सही था 56, तो दूसरा क्या रहेगा 56 से 61, तीसरा क्या रहेगा 61 से 66। तो यहाँ देखिए ना, तीसरा कह रहा है कि 66 से 71, गलत है। तीसरा था 1961 से लेके 66 तक। और इस ससुरा बहुत चौपट योजना था। इसके चौपट होने